स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमम आउटपुट पावर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पावर को डिस्कस किया था और हमारा लेक्चर कंप्लीट जो हुआ था उसमें हमने पावर की 3 इक्वेशंस डिराइव की थी। उन इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं इक्वेशंस की मदद से हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम आउटपुट पावर क्यों सबसे पहले मैक्सिमम पावर why do we need मैक्सिमम पावर की जरूरत क्यों होती है? हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है मोस्ट ऑफ एप्लियंसेस, जैसा कि हमारा टेलीविजन हो गया, हमारा एयर कंडीशन हो गया, हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस ऐसी होती हैं जिनको जब हम ऑपरेट करवा रहे होते हैं तो उस वक्त हमें मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मैक्सिमम एनर्जी हम चाह रहे होते हैं कि हमें मिले। मसलन आप टेलीविजन चला रहे हैं तो टेलीविजन चलाने के वक्त आप चाहते हैं कि आपके पावर लॉसेस कम से कम हो और मैक्सिमम पावर डिलीवर हो। यानी दो फायदे होते हैं मैक्सिमम पावर के, एक तो आपकी एनर्जी के लॉसेस कम हो जाते हैं और दूसरा आपकी जो एप्लियंसेस है वो एफिशिएंट तरीके से चल सकती हैं। तो उस वक्त आप क्या करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट पावर का कोई ना कोई तरीकाकार निकालते हैं। तो मैक्सिमम आउटपुट पावर निकालने के लिए पहले ये वाला आप केस देखें। ये आपके पास बैटरी है, जिसके साथ एक रेजिस्टर R को सीरीज तरीके से जोड़ा है और ये इसकी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको स्मॉल r कहा जाता है। आपने लिखना है कंसीडर द सर्किट शोन इन विच ए रेजिस्टर R इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V एंड सपोज I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका I होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। नो फ्रॉम द प्रीवियस केस आपकी जो पावर होनी चाहिए P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो I होता है वो इस केस में, जब इस तरह का केस होता है, बड़ी डिटेल से मैंने आपको यहाँ पे ये केस समझाया हुआ है। तो इसको लिखते हैं E डिवाइडेड बाई R प्लस R, यानी EMF डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास करंट के बराबर है। तो आप इसको पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, A के अंदर। अब P क्या बनने जा रहा है? E बाई R प्लस R इंटू R और इसका स्क्वायर। ऊपर वाले का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा E स्क्वायर R प्लस R का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R। नीचे वाले को मैथमेटिकल फॉर्म में खोल दो ताकि आपको इसमें से एक दो चीजें क्लियर हो। R स्क्वायर प्लस 2RR मल्टीप्लाई बाई R। इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ाएं। E स्क्वायर R स्क्वायर माइनस 2RR प्लस 2RR प्लस 2RR। आपने क्या किया है, ये जो माइनस 2R है ये एक्स्ट्रा अपनी तरफ से इसमें लिखा है, तो जाहिर है उसी के साथ प्लस 2RR आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा और ये इसका अपना मौजूद है, तो इसके साथ यहाँ R आ जाएगा। P इज इक्वल टू E स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं R माइनस R प्लस 4RR। अब इसके अंदर ये रेजिस्टेंस आ गई, तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन पावर की बनेगी वो होगी E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R माइनस R का स्क्वायर प्लस 4RR इंटू R। मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होगी? ये मिनिमम कब होगी? मिनिमम तब होगी जब आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से होगी ये मिनिमम वैल्यू। लेकिन मैक्सिमम कब होगी? अब आपका सबसे पहला काम आपने इसमें R इज इक्वल टू R पुट करते हैं। R इज इक्वल टू मैक्सिमम होगी R इज इक्वल टू R जब इंटरनल रेजिस्टेंस और बाहर की रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएंगी। देखें ये काट जाएगा, E स्क्वायर 0 प्लस 4R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R। P इज इक्वल टू E स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R।
P इज इक्वल टू E स्क्वायर बाई 4R। ये रिलेशन होता है मैक्सिमम पावर का, और इसके साथ P मैक्सिमम लिख देते हैं। इनके साथ उसने P आउट भी लिखा है, आप चाहे तो लिख दें, तो ये आपके पास पावर होगी। एक दफा फिर इसको देखिएगा। In most of our appliances we need maximum power. Suppose we have to operate our TV, television, we have to operate our many appliances like refrigerator and different sort of appliances, then we have to apply maximum power. But most cases power is last, so to get maximum power we will derive the condition. क्या करते हैं? Consider a circuit shown in which resistor R is connected in series with the battery. और जब ये केस होता है तो P is equal to I square R होता है, I E over R plus R है, और P E by R plus R। जब इसकी वैल्यू लगा दी है इसकी जगह तो ये आ गया। अब इसको खोला है, ये A plus B के स्क्वायर और फिर प्लस 2RR और माइनस 2RR किया है, इसको ये शक्ल लिखी है और ये कंडीशन बन गई है। मैक्सिमम पावर कब होती है? उस वक्त पावर मैक्सिमम होती है जब आपका P जो है जब आपका R जो है, स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो। एमसीक्यू के हवाले से भी याद रखना है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल बराबर होंगी तो आपकी जो पावर डिलीवर्ड होगी वो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगी, उस वक्त आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर होगी। तो आपके इस केस को हम इस शक्ल में लिख लेते हैं, और P मैक्सिमम इज इक्वल टू E स्क्वायर बाई R। इसको यूं भी लिखते हैं, P मैक्सिमम इज इक्वल टू E स्क्वायर बाई 4R। स्मॉल r भी इसके साथ लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम आउटपुट पावर या मैक्सिमम पावर। विद अ क्विक रेस्पॉन्स, नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोकपल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थर्मोकपल है। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स के बारे में मैंने EMF के टॉपिक में बताया था कि दीज आर द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक करंट या EMF। ये सोर्सेज ऑफ EMF होते हैं जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक साइंटिस्ट था सीबेक, थॉमस सीबेक। उसने ये सोचा कि क्या किया जाए, क्या कुछ ऐसा किया जाए कि मटेरियल को हीट अप किया जाए और कुछ ना कुछ करंट पैदा किया जाए। और इंसिडेंटली उसने कुछ मेटल्स को हीट अप किया और उसकी वजह से करंट पैदा होना शुरू हो गया, और इस इफेक्ट को उसने यानी सीबेक इफेक्ट का नाम दिया। इसलिए मैंने इसके प्रिंसिपल में लिख दिया है कि दीज डिवाइसेस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट के ऊपर ये वर्क करती हैं। टू एक्सप्लेन दिस, सबसे पहले ये है कि टू प्रोड्यूस करंट इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट हैव जंक्शन ऑफ मेटल्स। हमारे पास एक मेटल नहीं बल्कि दो मेटल्स होनी चाहिए। दो मेटल इसलिए कि उनके जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन प्लस थर्मल कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनके वो थर्मो इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट्स जो होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हमने क्या करना है? कंसीडर अ जंक्शन ऑफ मेटल व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेटल एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास जंक्शन है, ये जंक्शन ऑफ मेटल एंड दीज आर कनेक्टेड मेटल्स एंड दीज आर कनेक्टेड विद गैल्वानोमीटर, और इनको आपने गैल्वानोमीटर की मदद से अटैच कर दिया है। अब आपने क्या किया है? स्टार्ट हीटिंग एट द वन एंड, या आप ये करें कि इस साइड से इसको हीट करना शुरू कर दें। जिससे भी आप चाहते हैं आप गर्म करना शुरू कर दें। आपकी मर्जी आए तो आप आम फिलामेंट वाली कोई चीज ले लें। आपकी मर्जी आए तो आप एक स्पिरिट लैंप की मदद से हीट अप करना शुरू कर दें। यानी आप चाहें तो इसको हीट अप कर सकते हैं। अब आपने हीट अप करना है। जो ही आप हीट अप करेंगे तो इस एंड पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इस टेम्परेचर इस एंड पे जो कोल्ड एंड होगा वहां पर टेम्परेचर लो होगा। सो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ए करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो आपका जो हाई टेम्परेचर होगा उससे लो की तरफ करंट फ्लो करना शुरू कर देगा एंड योर गैल्वानोमीटर विल शो यू करंट। आपको एक करंट शो करेगा गैल्वानोमीटर, एक EMF शो करेगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ थर्मोकपल्स।
फिर से बता देता हूं, आप एक मेटल्स का जंक्शन लेना है, मसलन ये मेटल है और आपने क्या करना है, ये मेटल में सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, 2-3 मेटल्स और भी यूज की जाती हैं। सिल्वर गोल्ड का हमने एग्जांपल्स के तौर पे लिया है। एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। एक एंड पे गर्म करना शुरू करें, दूसरे एंड पे ठंडा होगा। जो ही आप गर्म करेंगे तो आपका जो करंट होगा वो गर्म एंड से ठंडे एंड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा और इस वक्त आपका करंट पैदा होगा और इसको हम सीबैक इफेक्ट कहते हैं और ये थर्मोकपल का वर्किंग होता है। नेक्स्ट चीज, एक और बात भी याद रखनी है कि दीज आर यूज्ड, देयरफॉर दीज आर यूज्ड एज अ हीट सेंसर, इसीलिए इसी बेस पर इनको हीट सेंसर्स के तौर पे भी, यानी जहां आप चाहते हैं कि हीट का फायदा उठा सके और मुख्तलिफ वर्किंग के अंदर इनको यूज किया जाता है, मेन यूज इनका सेंसर्स के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज सीबैक इफेक्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ये सीबैक इफेक्ट जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होने का मतलब ये है कि आप इसको उलट भी कर सकते हो। मसलन एक और केस आप ले लें, कोई ऊपर वाले ही कह दे और आप ये करते हैं कि अब इस साइड से हीट अप करते हैं और इस साइड पे इसको, यानी ये हॉट एंड बना दिया और वो कोल्ड बना दिया, तो अब क्या करेगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रीवियस केस। पहले केस में अगर करंट यूं फ्लो कर रहा है तो यहां पे जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी वो उल्टी हो जाएगी, यानी करंट आपका जो है हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा और दिस इट मीन दैट सीबैक इफेक्ट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इसलिए होता है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाती है टेम्परेचर के डिफरेंस को चेंज करने से, अपोजिट चेंजेस लाने से ये आपका चेंज हो जाता है। लास्ट चीज ये है कि फॉर एनी टेम्परेचर टी, इफ द टी एंड इनिशियल टेम्परेचर इज 0, देन EMF is in the case of Seebeck effect या in case of thermocouple can be calculated by using this formula। इसमें E is equal to alpha T plus 1/2 beta T square है। इसमें अल्फा और इसका बीटा जो है these are the thermoelectric coefficients, इनको thermoelectric coefficients कहते हैं और ये मेटल टू मेटल वेरी करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है थर्मोकपल्स के वर्किंग और इस पूरे हिस्से को सीबैक इफेक्ट कहा जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इस थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ की जो ईएमएफ की जो चेंजेस होती हैं, इसकी जो वेरिएशंस होती हैं, इन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, किस हद तक ये इफेक्ट होती हैं। So to introduce this case or to explain this case, we are going to explain the case of copper iron junction। हमारे पास इस वक्त जो थर्मोकपल है वो कॉपर और आयरन का बना हुआ है, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया है। और यहाँ पे आपने इस साइड पे आइस में इसको रखा है और यहाँ पे इसने वाटर के अंदर है और इसके नीचे आपने हीट पैदा की हुई है, हीट दी हुई है। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ से फ्लेम देना है। जो ही फ्लेम देना शुरू करेंगे तो हीट अप होगा, ये जो वाटर है ये हीट अप होगा। इस वाटर के हीट अप होने से पहले क्या होगा, क्या आपसे सवाल है कोई करंट होगा? नहीं होगा। जब इसका और इसका टेम्परेचर बराबर होगा अगर, तो उस वक्त कोई करंट नहीं होगा। लेकिन अगर इनका टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो फिर कुछ ना कुछ करंट होगा। जो ही आपने इसको हीट अप करना शुरू किया, पानी हीट अप हुआ, ये एंड ऑफ थर्मोकपल हीट अप हुआ, तो करंट ने फ्लो करना शुरू किया है हॉट से कोल्ड एंड की तरफ। यानी आपका जो करंट होगा वो फ्लो करेगा, आप ये कह सकते हैं कि इस एंड ठंडे एंड की तरफ, यानी गर्म एंड से ठंडे एंड की तरफ आपका करंट फ्लो करेगा। और फाइनली ये करंट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपका टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद रहेगा और आपका ये गैल्वेनोमीटर उस करंट को डिटेक्ट करता रहेगा। तो ये होता है पहला केस। बट वी हैव टू ड्रा द ग्राफ फॉर द केस। इसके लिए ग्राफ ड्रा करना होता है, तो ग्राफ की मदद से आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये वो केस है जब 0 टेम्परेचर है, यानी 0 सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट है। इनिशियल टेम्परेचर पे आपका जो करंट या वोल्टेज होगी, ये ईएमएफ है,
जो उससे पैदा हो रही है और ये इस एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो ये वाली ईएमएफ जीरो होगी जब टेम्परेचर जीरो होगा। जो जो आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे, इधर से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इधर से आपका जो वोल्टेज है या ईएमएफ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एक खास टेम्परेचर पे जाके इट विल बिकम मैक्सिमम। जिस टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम होती है उस टेम्परेचर को न्यूट्रल टेम्परेचर कहा जाता है। Tm से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द थर्मोकपल फॉर द थर्मोकपल एट विच EMF बिकम्स मैक्सिमम। अब फिर क्या होगा, अब आपको ग्राफ ये देखे, ट्रेंडिंग ये इंक्रीज है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो ग्राफ है ये दोबारा से EMF कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और फाइनली एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके ये EMF दोबारा जीरो हो गई है। उस टेम्परेचर को कहा जाता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्ट से है इन्वर्जन, वो टेम्परेचर जिस पर दोबारा से EMF जीरो हो जाती है उसको इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसके बाद अल्लाह हाफिज होगा। आइए, जब आप इसको हीट अप करेंगे टेम्परेचर से पहले, इनके अंदर हो सकता है कि अगर टेम्परेचर बराबर है दोनों एंड का तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जो ही आप टेम्परेचर देंगे तो करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करना। अब तो करंट को जो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो 0 सेल्सियस पे ये करंट जीरो होता है। जो ही करंट का आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो ये करंट बढ़ना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, और फाइनली एक पीक पे पहुंचता है और हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाता है। इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाने के बाद ये जिस टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम EMF होती है, जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम न्यूट्रल टेम्परेचर कहते हैं। और उसके बाद फर्दर इंक्रीज अगर करेंगे आप टेम्परेचर की, एक खास टेम्परेचर होता है जब जिसपे ये मैक्सिमम हो जाएगा और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। और फिर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाने जा रहे हो तो फिर ये टेम्परेचर बढ़ते साथ ही ये जो वोल्टेज आपकी है ये दोबारा से जीरो की तरफ चलना शुरू हो जाएगी और एक खास टेम्परेचर पे जाके जीरो हो जाएगी। उस टेम्परेचर को कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।